के बारे में कुछ मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बब्बू वाली बात मैं आपको ज़रा बताऊं कि स्क्रिप्ट में ये बब्बू ही था कैरेक्टर। हाँ। और कहीं कहीं बड़े लोग उसको बाबर कह रहे होते थे, तो चैनल से आई थी यार ये बहुत ही सीरियस कैरेक्टर है, अगर आप इसका नाम बब्बू रखेंगे ना तो लोग इसको सीरियस नहीं लेंगे शायद। लेकिन अब जो एहसन तालिश थे उन्होंने कहा नहीं यार ये बब्बू ही अच्छा लगेगा। तो एक्चुअली बब्बू से ना वो बेचारगी आ रही है उसमें। बेचारगी बेचारगी भी पता नहीं सही वर्ड है या अच्छा नहीं, नहीं, मैंने पढ़ा था तो बब्बू एक फनी नाम ही होता था हमेशा के यार बब्बू बब्बू इधर आ बेटा बब्बू। लेकिन फनी भी है, लेकिन वो जो उसकी एक्शंस है ना कि वो इतना अच्छा है, ऑनेस्ट है, वो सपोर्ट कर रहा है और एक लॉयर है, लॉयर है, लेकिन हाँ। वो सच्चाई के साथ है, सच्चाई के साथ और है। वो बड़े दिल खोल के अपनी अपनी कुर्बानी दे रहा है चीज़ों की, एंड ही इज़ अ वेरी नॉन टॉक्सिक पर्सन। तो वो बेचारगी तो मैं वर्ड नहीं यूज करना चाहती, एक अच्छाई है, सिंप्लिसिटी, आई यूज द वर्ड सिंप्लिसिटी। तो वो बब्बू के साथ जा रही है, तो इसलिए वो नाम बड़ा अच्छा अच्छा क्योंकि सब चीजें अच्छी हो गई ना, तो अब ऐसा लग रहा है कि उसके साथ जा रही है। अगर अच्छा नहीं वो होता तो फिर हम कहते नहीं यार ये क्या बकवास है। इस तरह ये हमारा ये माइंडसेट बन चुका है हमारी चीजों को लेकर। अगर आप कह देते ये शादी नहीं हो रही तो भाई हमें बब्बू द ठाकुर बन जाते हैं। हाँ, अगर चीज हिट हो जाती है तो फिर हम कहते हैं कि यार ये वाह ये वाली बात बड़ी जबरदस्त है। और वही चीज अगर फ्लॉप हुई होती यार ये नहीं होता ना ऐसे, तो फिर ये सही चल जाता। लेकिन आई थिंक कैरेक्टर अच्छा है, हाँ बहुत इसलिए भी फर्क पड़ रहा है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट फ्लॉप और वो आई जस्ट फील एंड यू डूइंग अ रियली गुड जॉब एट इट, लाइक आपने बड़े ना उसका ह्यूमन साइड बड़ा नॉर्मल रखा हुआ है, लाइक वो फेक नहीं लग रहा है, उसकी नाइसनेस फेक नहीं लग रही है। अच्छा, मैंने जो इसको प्रिपेयर किया था अपने घर पे सीन, मतलब सबको प्रिपेयर करके मैं गया सेट पे, और बस के अब मैं इस सीन को ना जरा ऐसे करूंगा, और पहला ही सीन वो आ गया था, वो आपने देखा होगा जिसमें सब बैठे हुए और वो कोई 7 पेज का सीन था। जब उसको पहली बार बताते हैं कि ये शादी, वो मेरा सेट पे पहला सीन था। तो अब मैं अपनी तरह से प्रिपेयर करके किया था। जब मैंने शुरू में जरा बैठ के लाइन बोली ना, अली ताहिर मेरे बराबर में बैठे हुए थे, तो एक पीछे से आवाज आती नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा ये। फिर वो डायरेक्टर साहब सामने आते थे। अब कोई इतने सारे लोगों के बीच में ये इस तरह से आपको बोलते तो आप तो वैसे ही, और वो सब सीनियर कास्ट बैठी हुई है। मैंने कहा यार अब ये सीन मुझसे हो नहीं पाएगा शायद, क्योंकि सब फिर आपको यूं देख रहे थे। वो 7 पेज सब बैठे बैठे ये भी हो रहे थे यार पता नहीं अब कितनी देर लगेगी इसी। लेकिन फिर उन्होंने मुझे एक एक मूव के साथ और डायलॉग डिलीवरी के साथ और पूरे नहीं ये ऐसे ये लाइंस यहाँ पे फिर यूं उठोगे और यहाँ पे वो फिर पूरा बताया, और सीन में भी मुस्तकिल हर इमोशन को वो कैप्चर करते चले गए। तो इसका क्रेडिट तो पूरा का पूरा डायरेक्टर को ही जाता है कि ये वो वही लेके चल रहे हैं इस पूरे कैरेक्टर को। वो अच्छा था, वही सीन था जहाँ पे वो चेंज होना शुरू होता है ना, जहाँ पे वो कैरेक्टर रजिस्टर होता है। हमने कहा ये तो हीरो है भाई, ये तो बड़े अच्छे हैं, बट आपकी बात इतनी सही है, हम लोग जो है ना वो आप लोगों की स्ट्रगल्स को नहीं समझ सकते, समझ नहीं सकते कि इतना प्रेशर कि एक तो परफॉर्म करना है, वैसा देना है जैसे डायरेक्टर ने दिया है, बताया है वो चाहते हैं, और दूसरा ये कि यार मेरी वजह से बाकी सब ना फंस जाएं, और कितनी देर बैठे रहेंगे। अब सामने वो नैयर साहब बैठे हुए थे, अली ताहिर बैठे हुए थे, और वो जीक्यू वो पूरी सीनियर कास्ट बैठी हुई थी, हीरो हीरोइन भी थे ड्रामे के। अब वो मैंने कहा यार अब वो आपको कोई अगर आपको नहीं भी कर रहा होता ना, आपको लग रहा होता है यार ये क्या सोच रहा होगा, यार ये क्या सोच रहा होगा। आप तो बीच में फंस गए, एक तरफ सीनियर्स है और एक तरफ यंग न्यू कास्ट, इंप्रेशन दोनों तरफ बनाना है, यहाँ भी इज्जत रह जाए और यहाँ पे भी इंप्रेशन रह जाए कि भाई मुझे कुछ आता है। तो आप तो मुझे लगता है बीच में ही फंस गए थे, क्योंकि हम जब लाइंस भी कर रहे थे ना तो सब कह रहे थे यार ये सीन कितनी देर में होगा, और सब आप मुझे कह रहे थे कर लोगे ना तुम, क्योंकि वो 7 पेजेस में से 80% लाइन तो बब्बू की थी और 20% बाकी सबकी थी, मतलब हर किसी की दो इस तरह करके लाइंस थी, और वो 70-80% तो इसने बोल रहा है। और उसी में अब हम बात करें तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब वो बोलता है कि औरत लड़की के लिए आप रिजेक्ट कर दें लास्ट मिनट तो वो तो कोई बात नहीं, तो वो बात है, तो वो बेचारी है, लेकिन मर्द की बेइज्जती ईगो कुछ वेरी और वो इम्पैक्टफुल भी हो गई थी मूव की वजह से। अगर वो सिर्फ बैठ के ही बात की जा रही होती तो वो शायद उस तरह से
चलिए ना ड्रामे होता। पे आते हैं और एहसन तालिश ने आपको क्या क्या रगड़ा दिया, ये ऑफ कैमरा मुझे पता चला है, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन शुरू करते हैं कि आप कराची से बिलोंग करते हैं? मैं कराची से या ही हूँ। बलूचिस्तान? नहीं, मैं कराची में रहता हूँ। ओके, हाँ। क्योंकि हमने पहले आपकी मूवी के लिए आपको इंटरव्यू किया था, तो जी, मुझे जी, पता जी, नहीं जी। क्यों जहन में आ रहा था कि हाँ, वो बलूचिस्तान से बेस्ड करती थी और बहुत अच्छी मूवी थी, लेकिन इतना ज़्यादा चल नहीं सकी, तो लेकिन वो थी बहुत अच्छी। ओके, सो कराची में किस एरिया से, कहाँ से? कराची में मैं रहता हूँ नया नाज़िमाबाद में। पले बड़े कहाँ आप कराची में? फिर हम रहते थे पहले, हम नाज़िमाबाद में रहते थे। नाज़िमाबाद के आगे एक रिजविया सोसाइटी एक एरिया है, हम वहाँ बचपन सारा गुजरा, फिर तो हम वहाँ खूब शिफ्ट हुए बाहर थे। आपने क्रिकेट खेली है गलियों में और सब कुछ? गलियों में हम हम मेन रोड पे रहते थे, तो हम गलियों में I'm sorry. नहीं जा सके। I'm sorry. So you couldn't have the that Karachi वो हाँ, experience. वो वाला, लेकिन जो कराची की सारी फील्स थी वो तो सब नहीं, घर हमारा बड़ा था, तो बाकी इधर उधर के बच्चे ना हमारे घर में आके क्रिकेट वगैरह खेल लिया करते थे उस हवाले से। लेकिन फिर क्योंकि हमारे फिर रिजविया के पीछे फिर गोली मार लगता है, तो वो सारी चीज़ें मुझे याद हैं जब कराची में कर्फ्यू वगैरह लगता था। So और आपने वो सारा टाइम भी देखा वो हुआ है? सारा टाइम भी देखा। ओके, एंड पढ़ा क्या आपने? नापा कैसे पहुंचे आप? नेपा मैं अपना ग्रेजुएशन करके डायरेक्ट मैं नेपा ही चला गया था। उसकी वजह ये थी कि मॉडलिंग में अच्छे कुछ कमर्शियल्स वगैरह मिल गए थे और फिर ड्रामे मिलना शुरू हुए। तो पहला ड्रामा किया था, उससे अंदाज़ा हुआ कि यार जब अगर ये करना है ना तो फिर चलो सीख के करते हैं। पहला ड्रामा कौन सा था? आज टीवी पे था, एक टेली प्ले था छोटा सा। अच्छा, सो पहले आपने एक्टिंग स्टार्ट की, फिर पहले कमर्शियल स्टार्ट कर दिए थे, फिर एक मिल गया था ड्रामा कमर्शियल्स की वजह से, तो उससे फिर अंदाज़ा हो गया कि यार ये काम इतना आसान नहीं है जितना हमने समझा हुआ है, क्योंकि कैरेक्टर की डेप्थ और वो वाली सारी सिर्फ डायलॉग फेंकने नहीं है। और नेपा में जाके जितना सीखने को मिला एक्टिंग से हट के, दूसरे की एक्सेप्टेंस, क्योंकि वो वाली बात है ना, जब पढ़े लिखे लोगों में बैठोगे ना तो आपके अंदर भी शऊर उस तरह से आएगा। तो ज़िया मुहिद्दीन आपके टीचर हूँ, तलत हुसैन आपके टीचर हूँ, राहत काज़मी आपके, तो ये लोग जब आमने सामने भी घूमते थे तो फिर वो एक फील उसकी एक, मुझे लगता है मैं बड़ी जेलस होती हूँ आप सब तमाम लोगों से जिन्होंने एक्सपीरियंस किया, बिकॉज आपकी बात इतनी सही है। एक तो आप सीख रहे थे हुनर जो भी है, लेकिन इंटेलेक्चुअली आप लोग कितना स्टिमुलेट हो रहे होंगे, बिकॉज ये सब लोग सिर्फ अच्छे एक्टर या राइटर या वो नहीं थे, वो बड़े ज़हीन इंसान हैं। और मैं आपको बहुत मज़े की बात बताऊँ, जो भी मेरा मज़हब है, जो भी मेरा अकीदा है, तो बचपन से फिर वही देखा, उसी तरह से सोचे। लेकिन जब हम राहत साहब की क्लास लिया करते थे तो फिर उसमें हमें उसके बाद जो टॉलरेंस, दूसरे की एक्सेप्टेंस, दूसरे के वजूद को एक्सेप्ट करना, ये मुझे शायद, अगर मैं शायद वहाँ नहीं करता तो मैं दूसरा अच्छा ये सोचता है, हाँ, फिर मैं अब जजमेंटल नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी, अब मैं किसी को जज नहीं करता। मुझे लगता है उन लोगों को भी एहसास नहीं हुआ होगा शायद कि उन्होंने कितनी पर्सनालिटीज को, कितने जहनों को इस तरीके से इम्पैक्ट किया है, यू नो। और फिर आप अगर किसी ने 50 साल 60 साल गुजारे में और आप उसकी बातें सुन रहे हो, तो वो 60 साल का एक्सपीरियंस जो वो 60 साल में सीखा है वो आप सीख रहे हो। ये चीज़ें अब ख़त्म होती जा रही हैं। अब का बच्चा जो है वो बैठना ही नहीं चाहता, वो कह रहे हैं भाई मुझे कुछ पूछना होगा ना, मैं चैट जीपीटी से पूछ लूँगा, वो बस बात ख़त्म। लेकिन वो जो मेंटल ग्रोथ और वो जो ग्रूमिंग है ना, तो वो अभी आपने एक बात की ना कि अब बच्चों को लेके सब प्रोटेक्टिव होते हैं और ये सब कुछ होता है, तो ये मेरी प्रोटेक्शन है जो मैं उसके साथ अपने बच्चे को ये माउंटेन्स पे लेके जा रहा हूँ। मैं हर तरह के लोगों से उसको मिलवा रहा हूँ और टफ सिचुएशंस में मैं, तो ये मेरी प्रोटेक्शन का एक तरीका है। लेकिन मुझे